हो जाएंगे हो गई। अभी इनफैक्ट इस क्लास के बाद कर दूंगा मैं। चलिए एनीवेज तो स्टार्ट करते हैं। यस सर। तो हम कर रहे हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की कोर्स के अंदर आज हमारा 19th लेक्चर है। 19th लेक्चर होने का मतलब होता है इससे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 सारे हो चुके हैं। एंड ऐसे करते करते हमने 18 लेक्चर्स कर लिए हैं। एंड वी होप इन लेक्चर्स के नोट्स आपके सर बन चुके हैं। और ये लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज्ड भी जो है वो होंगे। यस सर। तो ये हमारी क्लास के कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून कि आपको प्रीवियस क्लासेस को जो है कम से कम 3 बार देखना है। बेटर रिटेंशन ऑफ द सब्जेक्ट के लिए आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना है। आप चाहे तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। सब पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लो क्या? पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता है। जो स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो गया है उसी से रिलेटेड नोट न्यूज़ जो है आपको यहाँ पे देखनी होती है। एंड अगर आपको कुछ भी न्यूज़ मिलती है, कोई भी नया पॉइंट आपको देखने को मिलता है, तो उससे आपको अपने नोट्स जो है वो अपडेट कर लेने होते हैं। रेगुलरली आपके पास यहाँ पे डाउट सेशंस होंगे। मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन द क्लास। अगर आप किसी भी तरह का कोई भी फाउल कमेंट करते हो तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, आपको स्ट्रेट अवे यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्लास के अंदर लेट आते हो तो उससे आपकी ही सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्पैक्ट होगी। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? तो मेंटेन करके रखना है पंक्चुअलिटी को। द मीडियम ऑफ द टीचिंग विल बी बायलिंगुअल। एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट विल बी मेड टू एक्सप्लेन अ टॉपिक। प्लीज डोंट इंसिस्ट ऑन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर टीचिंग। प्लीज कीप योर माइक ऑफ एंड कैमरा ऑन while joining the lecture। एंड जब कभी भी आपसे बोला जाए डिस्कशन के लिए तो अपने माइक को भी ऑन कर देना है। एंड जो बैकलॉग के सब्जेक्ट है उनको आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर के जो है वो कवर कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट एंड एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि आप मेंबरशिप ले सकते हो। मंथली मेंबरशिप, क्वार्टरली मेंबरशिप, ईयरली मेंबरशिप। सर मेंबरशिप का क्या फायदा है? मेंबरशिप का फायदा ये है कि आपको ये सारे कोर्सेज का एक्सेस ना इतने से पेमेंट के अंदर ही जो है वो मिल जाता है रिकॉर्डिंग का। ओ माय गॉड सर, सीरियसली? यस। पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन ना आपके इतनी सी देर में ही जो है वो हो जाती है। क्लियर सभी को? वाओ सर, ह्यूज बेनिफिट। अरे वेरी ह्यूज बेनिफिट। तो ये जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होता है। यस सर। तो अब हम जो है वो आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास तक जो है हमने सर यहाँ तक जो है वो चीजें कवर कर ली थी। यस। यहाँ तक की जो है सारी चीजें जो हम लोगों ने कवर कर ली थी। हमने निश को पढ़ लिया था, हमने इको टोन को भी जो है वो कवर कर लिया था। यस सर, इको टोन को भी जो है वो कवर कर लिया था। आज जो है हम इससे आगे की तरफ जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डन। चलिए सर। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था सर फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। यस सर। ये एक इकोसिस्टम जिसको कि हम पढ़ रहे हैं, उस इकोसिस्टम के जो है वो टोटल फंक्शन जो है हमारे पास क्या क्या है, किस काम के साथ है फंक्शन के। तो वी हैव सीन थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम। द फर्स्ट वन वाज एनर्जी फ्लो। सबसे पहले कि सर वो एनर्जी फ्लो करने के जो है आपके पास यहाँ पे काम आता है। एनर्जी फ्लो मतलब सनलाइट से जो आपके पास एनर्जी आ रही है, उसके बाद एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल से तीसरे ट्रॉपिक लेवल, जो हम लोगों ने चार्ट बना रखा था ट्राइंगल डार्क, उसमें आपके पास वन लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे से थर्ड, टर्सरी से क्वार्टरनरी, उस लेवल के ऊपर जो एनर्जी ट्रांसफर आपके पास होता है, उस एनर्जी फ्लो को भी मेंटेन जो है आपके पास कौन करता है? इकोसिस्टम जो है आपके पास मेंटेन करता है। दूसरा हमने देखा था न्यूट्रिएंट साइकिल। यस। जैसे नाइट्रोजन साइकिल आपके पास एक बहुत बड़ा एग्जांपल होता है, वाटर का साइकिल है, कार्बन का साइकिल है, तो सल्फर का साइकिल है। वो सारे के सारे न्यूट्रॉन साइकिल जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो मेंटेन आपके पास यहाँ पे होते हैं। पीपीटी मेरे ख्याल से विजिबल है, जिसको विजिबल नहीं हो रही है वो प्लीज एक बार अपने रिफ्रेश करें। यस। एंड थर्ड आपके पास होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो अब आने वाली जो हमारी क्लासेस है वो इस तरीके से हमारे पास चलेगी। सबसे पहले हम लोग एनर्जी फ्लो को समझेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे करते हुए इकोलॉजिकल सक्सेशन को हम लोग समझेंगे, और उसके बाद लास्ट में जो हम लोग न्यूट्रन साइकिल की तरफ से वो चले जाएंगे। तो अब हेडिंग इज फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, एंड उसके अंदर हम लोगों को एनर्जी फ्लो को जो है वो समझना है। यस सर। तो देखिए आपके पास चीजें होती कैसी है। अगर मैं एक फूड चेन की बात करूं, अब देखो हम लोग यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं आप लोग, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको फूड चेन ही पढ़ाने के लिए बैठ जाऊं सीधा, है ना, वहां से हम लोग नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यस सर। सबसे पहले देखो आपके पास क्या होता है। सर एक सन होता है, सन, हाँ सन होता है। फिर क्या होता है? सन से फिर ना एनर्जी आती है। बिल्कुल सही बात है, सन से एनर्जी आती है। उस सन से एनर्जी को किसने लिया? सर उस सन से एनर्जी को लिया प्लांट ने। और प्लांट ने क्या किया? सर प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस के बाद उसने एनर्जी को कन्वर्ट किया, फूड में उसको कन्वर्ट किया। उसके बाद उसको जो है वो कौन खा लेता है? तो प्लांट आपके पास हो गया, प्लांट को आपके पास खा लेते हैं हर्बीवोर्स। यस क्लियर। तो प्लांट को है आपके पास हर्बीवोर्स जो है वो खा लेते हैं। फिर हर्बीवोर को कौन खाएगा? सर हर्बीवोर को खा लेगा उससे ऊपर कार्निवोर। कार्निवोर को कौन खाएगा? सर कार्निवोर को भी ना कार्निवोर ही खाता है। अरे हाँ ये बात भी तो है। मांसाहारी को मांसाहारी तो खाएगा, मांसाहारी को कभी भी वेजिटेरियन इंसान वो तो खाएगा नहीं। यस सर। तो कार्निवोर को कार्निवोर ही खाता है। इस कार्निवोर को कौन खाएगा? सर इस कार्निवोर को भी तो कार्निवोर ही खाएगा। अरे हाँ। चाहे आपके पास ग्रास हो, ग्रास को ग्रास होपर खाएगा, तो ग्रास होपर कौन हो गया? सर ग्रास होपर विल बिकम अ हार्बीवोर।
फिर grasshopper will be eaten away by a frog, so frog will also be a carnivore. Then frog will be eaten away by the snake, snake will also be a carnivore. And carnivore, snake को कौन ले जाती है सर? ईगल आकर के ले जाती है, तो वो भी आपके पास कौन हुई सर? कार्निवोर जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है। यस, अगर ये तो एक तरीके का आपके पास फूड चेन का एग्जांपल हो गया, विच इज आपके टेरेस्ट्रियल फूड चेन। ठीक है, एक आपके पास टेरेस्ट्रियल फूड चेन का जो है आपके को एक एग्जांपल जो है वो देखने को मिल जाता है। बट क्या फूड चेन जो है आपके पास सिर्फ लैंड के ऊपर ही आपको देखने को मिलती है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। फूड चेन अगर आप देखो तो आपको मराइन लैंड के अंदर जो है ना, सी ओशन में भी आपको जो है वो देखने को मिल जाती है। तो एक एग्जांपल देखते हैं फूड चेन का। मराइन फूड चेन आपके पास है वो किस तरीके से होगी? मराइन फूड चेन में जो आपको मिलता है, सबसे पहले जो सन एनर्जी को जो आपके पास सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे, वो आपके पास होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन, इन फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है? इन फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं जू प्लैंक्टन। बिल्कुल छोटे छोटे से आपके पास ही होते हैं, तो इनको जो है वो जू प्लैंक्टन जो है वो खा लेंगे। जू प्लैंक्टन जो है ये वापस आपके लिए किसका खाना बन जाएंगे? ये आपके पास बन जाते हैं कार्निवोर का, जिसमें आपके पास छोटी छोटी फिशेस वगैरह जो है वो आ जाती हैं। फिर छोटी फिश को कौन खाएगा? बड़ी फिश खा लेगी, तो वो आपके पास हो जाते हैं उनसे भी बड़े वाले कार्निवोर। फिर बड़ी फिश को सर वेल आ जाती है, वेल खा लेती है, शार्क आ जाती है, शार्क खा लेती है। यस, वो आपके पास कौन हो जाते हैं? टॉप कार्निवोर्स जो आपके पास यहाँ पे हो जाते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, एंड उसके ऊपर जो है वापस आपको टॉप कार्निवोर्स जो है आपके पास मिलते जाते हैं। डन सभी को यहाँ तक? यस। तो इस तरीके से आपके पास मराइन फूड चेन जो है वो आपके पास चलती है। अब देखो, जो हम लोगों ने पिरामिड देखा था, उस पिरामिड में जो आपके पास प्लांट टेरेस्ट्रियल फूड चेन में और फाइटोप्लैंक्टन जो आपके पास मराइन फूड चेन में बनते हैं, ये दोनों ही आपके पास एक प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे सर? एक प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह जो है वो आपके पास यहाँ पे काम करते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है? हर्बीवोर्स, और इधर की साइड में जू प्लैंक्टन आपके पास खा रहे हैं। तो दे विल एक्ट एज अ प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर की तरह जो आप ही आपके पास रहेंगे। अब इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को आपके पास सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर जो है इनको कंज्यूम करने लगते हैं। तो ये आपके पास कौन हो जाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। यस, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर आपको कौन मिल जाएगा? टर्शरी कंज्यूमर। एंड टर्शरी कंज्यूमर के ऊपर आपको कौन मिल जाता है? तो क्वार्टरनरी कंज्यूमर जो है आपको मिल जाएगा। डन? यस सर। तो ये आपके पास यहाँ पे लेवल्स होते हैं। तो फूड चेन जो है आपके पास सिर्फ और सिर्फ टेरेस्ट्रियल फूड चेन नहीं होती है, आपके पास मराइन के अंदर वहां पर भी सेम फूड चेन जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो चलती रहती है। और इसके एग्जाम्पल आपके पास आते हैं कि एक फूड चेन में जू प्लैंक्टन जो है, सिंपल देखो यहाँ से क्वेश्चन आपके पास किस तरीके से आएगा। जू प्लैंक्टन विल सिट एट प्राइमरी कंज्यूमर लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल और प्राइमरी प्रोड्यूसर लेवल, है ना? या T1, T2 और T3 कौन से लेवल के ऊपर जो है वो आएगा? तो जू प्लैंक्टन कहाँ पर आएगा? जू प्लैंक्टन ऑब्वियसली क्या है? फाइटोप्लैंक्टन को खा रहा है, तो वो T2 के ऊपर ही आएगा। यस, वो T2 के ऊपर ही जो है वो आएगा। बट कैन कार्निवोर, कैन अ शार्क, कैन अ व्हेल सिट एट T1 लेवल से और T2 लेवल? नहीं, वो हमेशा T3 से अपवर्ड लेवल्स में ही जो आपको मिलेंगे। T3 और T3 से अपवर्ड लेवल्स में ही जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्या फाइटोप्लैंक्टन T2, T3, T4 उस लेवल के ऊपर आ सकते हैं? नहीं, वो भी नहीं आ सकते। तो ये जो है फूड चेन जो है आपको यहाँ पे जो है वो जरूर याद रखनी है। जैसे एक बार का यूपीएससी के अंदर ना आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि आपके पास जो है डाइटम्स आपके पास होते हैं, ठीक है? फिर जू प्लैंक्टन आपके पास होते हैं, डाइटम, जू प्लैंक्टन, फिर क्रस्टेशियन, और उसके ऊपर आपको मिलती है हेरिंग। तो ये ए दे दिया है, ये बी दे दिया है, ये सी दे दिया है और ये डी दे दिया है। इनको बोला कि इनको जो है वो अरेंज करके दिखाइए, फूड चेन के अकॉर्डिंगली अरेंज करके दिखाइए। प्राइमरी कौन सा होगा? टर्शरी T1, T2, T3 लेवल के ऊपर अरेंज करके दिखाओ। जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर होगा? यस, व्हाट विल बी द आंसर? डाइटम्स, डाइटम्स के बाद जू प्लैंक्टन, फिर क्रस्टेशियन है और फिर हेरिंग्स है। और कौन किसको खाएगा? जिसको पता नहीं हो कि सर डाइटम किसको बोलते हैं, क्रस्टेशियन किसको बोलते हैं, फटाफट से 2 मिनट का टाइम है आपके पास, गूगल कर लो कौन किसको क्या कहते हैं। है ना? एक फोटो देखोगे, फोटो देखते ही आपको सब समझ में आ जाएगा। इसलिए कहते हैं एनवायरमेंट में
जो है, जो भी चीज़ आपको बताई जाए, उसकी फ़ोटो देखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे लाएँगे नहीं क्योंकि कॉपीराइट के इश्यूज़ आ जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, इस वजह से। जल्दी करिए और फिर बताइए क्या आंसर होगा। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है आपके। तो somebody was asking कि सर ये टॉपिक से यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे आएगा? ऐसे आता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन किसका जो है वो प्लेट में, कौन किसकी प्लेट में सर्व होकर के जो है वो आ जाता है। यस, एनी आंसर? एनी आंसर्स? जल्दी, इतना टाइम है ही नहीं भाई। यस, फास्ट। डाइटम, जूप्लैंक्टन, क्रस्टेसिन एंड हेरिंग। एनी आंसर्स? गाइस बी फास्ट, इतना लेट नहीं। फर्स्ट डाइटम, फिर डाइटम के बाद जूप्लैंक्टन। पूरी पूरा चेन बना के बताइए ना, ऐसे एक एक करके आंसर मत करिए, पूरी चेन बना के बताइए। डाइटम, जूप्लैंक्टन, फिर हेरिंग और फिर क्रस्टेसिन। जो मैंने ऑर्डर लिखा है ना वही आंसर है। जो मैंने ऑर्डर लिखा है ना वही आंसर है। यस, गीतश्री सही। केशरी सही जवाब। तरंग गिडवानी सही जवाब। मानसी मालिक गलत जवाब। डन। जो मैंने आंसर लिखा है वही आपके पास आंसर है। किसका डाइटम होता है? डाइटम को जू प्लैंक्टन लेगा, जू प्लैंक्टन को क्रस्टेसीन, एंड क्रस्टेसीन को आपको हेरिंग जो है वो खा जाती है। यही जो है वो ऑर्डर है आपके पास। ठीक है, तो इसको नोट करके रख लीजिएगा, ये जो है यूपीएससी का आपके पास जो है वो क्वेश्चन है। यस सर, यूपीएससी ने बस यही पूछा नहीं, एक बार और भी पूछ लिया। क्या कि अगर आपके पास लीव्स है, किसकी? सर मेरी छुट्टियां? अरे छुट्टियां नहीं, पेड़ की पत्तियां। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लीव्स है, और फिर कैटरपिलर है, और एक बर्ड है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। अरेंज करिए जल्दी से। अरेंज करिए जल्दी से। यस, अरेंज करिए जल्दी से। इसमें मेरे ख्याल से टाइम नहीं लगना चाहिए सर। ऑब्वियसली लीव्स को कैटरपिलर, कैटरपिलर को बर्ड खा जाएगा। ऐसा कभी देखा है कि बर्ड को कैटरपिलर खा रहा है? नहीं। पर आजकल ना फोटो एडिटर से कुछ भी आ रहा है। नॉर्मली ये आपके पास फूड चेन ऐसे है कि सर फ्रॉग को जो है वो स्नेक खा लेता है ना? फ्रॉग को जो है वो स्नेक खा लेता है। आजकल फोटोशॉप से जो है वो एक बार मेरे पास किसी ने भेज के बोला था कि सर ना ये फोटो बताओ ये कैसे हो गया कि एक स्नेक जो है वो जंप करके आ रहा है, फ्रॉग ने जो है वो स्नेक को खा लिया। फ्रॉग ने जो है ऐसे माउथ अपना ओपन किया और फ्रॉग जो है, स्नेक जो है उसके माउथ में ऐसा आ गया। तो मेरे पास फोटो आई, सर ये बताओ ये कैसे हुआ? मैंने कहा हाँ तुम ये पूछो भैया, फोटो एडिटेड है वो। तो ये है। क्योंकि देखो जो एनर्जी फ्लो, मैंने आपको कल भी बताया था कि एनर्जी फ्लो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एनर्जी फ्लो जो T1 T2 T3 लेवल के ऊपर चलेगा वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, एनर्जी फ्लो आपके पास कैसा होगा? हमेशा यूनिडायरेक्शनल जो है वो देखने को मिलता है। तो फूड चेन आपने देख ली किस किस तरीके की फूड चेन जो है आपके पास यहाँ पे बन रही है। डन। चलिए। अच्छा, एक और मेरे को आज किसी ने भेजा था कि सर ना पॉलन किसको कहते हैं? ये भी वर्ड जो है ना ध्यान रख लेना, पॉलन जो है वो किसको कहा जाता है? पॉलन जानते हो आप किसको बोलते हैं? एक फ्लावर होता है ना, फ्लावर, है ना? एक फ्लावर होता है ना, आप ऐसे फ्लावर्स बनाते हो ना। ये सर ऐसे फ्लावर्स बनते हैं।
फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको पॉलन बोला जाता है। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसको पॉलन बोलते हैं। सर ये यूपीएससी पूछता है क्या? पूछ रखा है एक बार कि पॉलन जो है वो किसको कहते हैं। तो देखो हमने देखा फूड चेन। अब फूड चेन में आपके पास होता है सर T1 है, पर T1 के ऊपर जैसे मान लो आपके पास ग्रासेस आ गई। अब इस ग्रासेस को कौन कौन जो है वो खा सकता है? कौन कौन जो है इस ग्रासेस को जो है वो खा सकता है? सर ग्रास होपर भी इसे खा सकता है, एंड ग्रास होपर के बाद जो है सर अगर आप देखते हो तो इसको जो है वो कैटरपिलर भी खा सकती है। यस। क्या फ्रॉग जो है वो बैठा सिर्फ ग्रास होपर को खाएगा, कैटरपिलर को नहीं खाएगा? तो वो भी खा सकता है। फ्रॉग को जो है वो स्नेक आपके पास ईट अप कर लेता है। बट क्या इस फ्रॉग को मान लो डेड, आपके पास यहाँ पे फ्रॉग मिल जाता है और अगर एकदम से मान लो बस चल गया, तो क्या एक डॉग, या डॉग भी छोड़ो, क्या एक कैट इस फ्रॉग को नहीं खा लेगी? अगर बस चल गया तो खा लेगी आपके पास। डन। तो ये क्या हो रहा है, ये आपके पास होती है कॉम्प्लेक्सिटी, कि फूड चेन में हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ हम जाते जाते हैं, आपके पास ना ये रास्ते जो है वो बनते जाएंगे कि इसको इसने खा लिया, इसको इसने खा लिया, ये इसको इसने खा लिया, ये इसको इसने खा लिया। और आगे जाकर के पूरा जी का जंजाल जो है वो बन जाता है, और वो जो जी का जंजाल बनता है उसको बोलते हैं फूड वेब। फूड वेब। तो जो कॉम्प्लेक्स फूड चेन्स आपके पास होती हैं, कॉम्प्लेक्स फूड चेन जब आपके पास बनती है, कि किसी को भी जो है कोई भी जो है वो खा खा ले रहा है आपके पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूड वेब जो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। जैसे एक बहुत सिंपल है, ग्रास है, ग्रास को ग्रास ऊपर ने खाया, ग्रास ऊपर को फ्रॉग ने खा लिया, मान लो फ्रॉग को जो है अब किसी जो है वो चूहे ने, रैट ने जो है वो खा लिया, फिर रैट को कैट ने खा लिया, कैट को डॉग ने खा लिया, और डॉग को जो है वो स्नेक ने खा लिया। यस। तो इस तरीके से आपके, सॉरी डॉग को स्नेक को कैसे खाएगा? डस सकता है जरूर, हाँ वो होता है। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास यहाँ पे बनती रहती है। तो जब कॉम्प्लेक्स फूड चेन जब आपके पास बन जाती है उसको हम लोग फूड वेब जो है वो बोलते हैं। अब देखो एक बहुत ही सिंपल सी चीज होती है, जब हम लोग एक फूड चेन जब हम लोग बनाते हैं, या इसको समझिएगा, जब आपके पास मान लो जैसे प्लांट है, प्लांट को कैटरपिलर ने खाया, या लीव्स को समझ लो, एक सेकंड रुकिए। ग्रास है, ग्रास को लेट से ग्रास ऊपर ने खाया, ग्रास ऊपर को फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने, और स्नेक को जो है वो ईगल ने खा लिया। अब ये तो एक फूड चेन बनी, बट अगर मैं ऐसी ही बहुत सारी बना दूं तो वो क्या हो जाएगी आपके पास? फूड वेब जो है वो हो जाएगी। स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रास से आगे अगर मैं लेते लेते बहुत सारे अगर ऐसे मैं चेन बना दूं, तो वो सब क्या बन जाएगा आपके पास? वो सब आपके पास फूड वेब जो है वो बन जाएगा। अब इसमें से एक भी चीज सोचो, अगर मेरे पास सिर्फ एक फूड चेन है, और यहाँ से इस फूड चेन में से जो हमने क्या किया, फ्रॉग को जो है वो हटा दिया। अब अगर फ्रॉग को हटा दिया तो क्या ग्रास होपर को डायरेक्टली स्नेक खाएगा? यस। भाई खा लेगा? नहीं, वो चीज नहीं होती। या मान लो अगर मैं ग्रास होपर को यहाँ से हटा दूं, तो क्या फ्रॉग डायरेक्टली ग्रास को खा जाएगा? नहीं ले पाएगा। तो क्या होता है कि अगर हमारे पास सिर्फ एक फूड चेन है, तो इनमें से अगर कोई सा भी लेवल के ऊपर अगर आपके पास स्पीसीज कम हो जाती है, तो उससे एनर्जी फ्लो पूरा का पूरा डिस्टर्ब जो है वो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा ना। इम्पैक्ट समझेगा, एनर्जी फ्लो आपके पास पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। डन। एनर्जी फ्लो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो अगर ग्रास होपर्स खत्म हो गए तो आपके पास बहुत सारी ग्रास हो जाएगी। या मान लो अगर आपके पास फ्रॉग खत्म जो है स्नेक खत्म हो गए, तो आपके पास फ्रॉग्स की पॉपुलेशन एकदम से बहुत ज्यादा बर्स्ट हो जाएगी। तो किसी भी स्पीसीज की पॉपुलेशन भी आपके पास एकदम से बहुत ज्यादा बूस्ट अप जो है वो हो सकती है ना, बहुत ज्यादा बर्स्ट, कि ये तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है आपको देखने को मिल रही है। तो ये भी आपके पास एक इम्पैक्ट होता है। यस। एनर्जी फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, किसी एक स्पीसीज की पॉपुलेशन जो है आपके पास बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती है। यस। ऊपर की जो पॉपुलेशन है हो सकता है वो डिक्लाइन कर जाए, क्यों? क्योंकि उनको फूड ही नहीं मिलेगा, एनर्जी फ्लो ही नहीं मिलेगा, तो वो डिक्लाइन कर जाए। ये सारे आपके पास जो है वो इम्पैक्ट होता है। तो अगर हम लोग एक फूड चेन चलाते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीसीज के थ्रू ही चल रही है, तो क्या वो हमेशा स्टेबल रहेगी क्या? क्या वो हमेशा स्टेबल रहेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी बन चुकी है हर एक स्पीसीज के ऊपर। डन। यहीं पे अगर हम फूड वेब के अंदर जाएं, जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब हर एक लेवल के ऊपर बहुत सारी स्पीसीज है, अगर मान लो उनमें से एक स्पीसीज आपके यहाँ से चली भी गई, तो क्या ओवरऑल स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा क्या? से नहीं आएगा। दैट मीन्स अगर हम लोग फूड वेब किसको बोलते हैं हम लोग? सर फूड वेब बोला जाता है कॉम्प्लेक्स फूड
चेन को। नाउ अगर यहाँ पे इफ द कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस, इफ द कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस, तो फिर स्टेबिलिटी जो आपके पास है वो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज जो है वो आ जाएगी। सो मोर कॉम्प्लेक्स फूड वेब, मोर स्टेबल दैट इकोसिस्टम विल बी, करेक्ट। मोर कॉम्प्लेक्स द फूड वेब, मोर स्टेबल विल बी द इकोसिस्टम। डन, ये चीज याद रखनी, स्टेटमेंट है यूपीएससी में आ रखे हैं। देन मोर कॉम्प्लेक्स द फूड वेब, मोर स्टेबल विल बी दैट इकोसिस्टम, ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे होती है। डन सभी को, चलिए। तो फूड वेब किसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड चेन्स को बोलते हैं, या फिर इंटरकनेक्टेड फूड चेन, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वेब जो है आप लोग यहाँ पे बोलते हैं। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इनको जो है वो समझते हैं, इनको लेकर के बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग जो है वो आपके पास होती रहती है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जो पिरामिड्स हमारे पास बनते हैं वो पिरामिड्स आपके पास तीन तरीके के बनते हैं बेसिकली। एक तो आपके पास नंबर का पिरामिड होता है कि स्पीसीज की पॉपुलेशन के नंबर जो है आपके पास यहाँ पे कितने हैं। एक आपके पास पिरामिड जो है वो बनता है बायोमास का, और एक आपके पास जो पिरामिड है वो बनता है एनर्जी का। ठीक है, एक पिरामिड आपके पास किसका बनता है, एनर्जी का पिरामिड जो है वो बनता है। तो तीन तरीके के पिरामिड्स आपके पास बनते हैं, नंबर के पिरामिड्स, बायोमास का पिरामिड एंड एनर्जी का पिरामिड। सारे पिरामिड समझने हैं, यहाँ से क्वेश्चनिंग जो है आपके पास यहाँ पे आती है। अब बहुत ही सिंपल से एक एक फूड चेन को पकड़ते जाओ और फूड चेन के अकॉर्डिंगली आपके पास पिरामिड्स जो है वो बनते जाएंगे। ग्रास है, ग्रास के ऊपर फ्रॉग है, फ्रॉग के ऊपर सर आपने देख लिया, सॉरी ग्रास के ऊपर फ्रॉग नहीं है, सॉरी यस ग्रास है, ग्रास के ऊपर ग्रास ऊपर है, ग्रास ऊपर के ऊपर सर फ्रॉग मिल गया, फ्रॉग के ऊपर स्नेक मिल गया, एंड स्नेक के ऊपर जो है वो ईगल मिल गई। जस्ट एक बार सोच के बताओ, अगर ग्रास, अगर मेरे को नंबर का पिरामिड जो है वो बनाना है, अगर इस फूड चेन को स्टेबिलिटी से चलना है, तो हमेशा कैसा होना चाहिए कि सर आप स्टेबल कब रह पाओगे, जब आपकी प्लेट में हमेशा खाना होगा। यस, जब आपकी प्लेट में हमेशा खाना होगा तो फिर आप स्टेबल रहोगे। अगर किसी दिन आप तो हो और आपकी प्लेट में खाना नहीं है, तो क्या आप स्टेबल रह पाओगे, नहीं रह पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, इसी को वापस समझते हैं उधर चलके, स्नेक की पॉपुलेशन तब तक स्टेबल रहेगी तब तक उसके पास खाने के लिए फ्रॉग्स हैं। यस, अगर किसी दिन फ्रॉग सारे साफ हो गए तो क्या स्नेक सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स जो ऊपर के लेवल के ऊपर बैठा है उसके पास नीचे के लेवल के ऊपर हमेशा वहां पे नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी होनी चाहिए, ज्यादा जो है आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। डन, यस और नो, वो आपके पास कैसी होनी चाहिए, ज्यादा। तो स्टेबिलिटी के लिए हमेशा कैसा होना चाहिए, ये जो है आपके पास यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। अगर सिंपल देखो, अगर ग्रास कम पड़ गई और ग्रास ऊपर ज्यादा हो गए, अगर ग्रास ऊपर ज्यादा हो गए तो वो पूरी क्या करेंगे, पूरी की पूरी ग्रास को साफ कर देंगे। डन, अगर फ्रॉग ज्यादा हो गए, ग्रास ऊपर कम हो गए, तो क्या होगा, फ्रॉग एक दिन बैठेंगे सारे ग्रास ऊपर को खा लेंगे। खत्म। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वापस ग्रास ऊपर अगर मिले ही नहीं तो ग्रास से एनर्जी आपके पास फ्रॉग के पास कैसे आएगी, फ्रॉग डायरेक्टली जाकर के ग्रास तो खा नहीं सकता। समझ रहे हैं चीज को। यस, दैट मीन्स हमेशा अगर मेरे पास एक स्टेबल इकोसिस्टम है तो फिर मेरे पास ग्रासेस जो है सबसे ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद फ्रॉक्स जो है, सॉरी ग्रास होपर जो है वो आपके पास कैसे आएंगे, उससे कम। ग्रास होपर से भी कम क्या होंगे आपके पास, फ्रॉक्स देखने को मिलेंगे। फ्रॉक से भी कम क्या देखने को मिलेगा आपको, स्नेक देखने को मिलेंगे। और उससे भी कम आपको क्या देखने को मिलेगी, ईगल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस वजह से जो नंबर का पिरामिड आपके पास होता है, नंबर पिरामिड ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर, ये आपको हमेशा कैसा मिलता है, ट्राइंगुलर पिरामिड जो है वो आपको मिलेगा। क्लियर सभी को, ट्राइंगुलर पिरामिड जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये ट्राइंगल भी कैसा है, अपवर्ड, अपवर्ड ट्राइंगल, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं अपवर्ड ट्राइंगल होगा या डाउनवर्ड ट्राइंगल होगा, अपवर्ड ट्राइंगल होगा या फिर डाउनवर्ड ट्राइंगल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तब अपवर्ड ट्राइंगल और डाउनवर्ड ट्राइंगल, तो ये आपके पास हमेशा कैसा होता है, अपवर्ड ट्राइंगल आपको देखने को मिलता है। डन, सेम चीज मराइन में भी लेकर के चल लो आप, मराइन इकोसिस्टम में लेकर के आप चल लीजिए। आपको सबसे पहले क्या मिलेंगे, फाइटोप्लैंक्टन, फिर जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन के बाद यस कार्निवोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब एक चीज देखो, अगर फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन में से अगर जू प्लैंक्टन ज्यादा हो गए,
तो क्या फ्लाइटोप्लैंक्टन, तो क्या बाद में आगे एनर्जी फ्लो, क्या वो सिस्टम स्टेबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वहां पे जो मेराइन इकोसिस्टम होता है, उसका भी आपको जो पिरामिड मिलता है वो कैसा मिलेगा? अपवर्ड ही जो है देखने को मिलता है। तो अगर मैं पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात करूं, तो यहाँ पर आपके पास दो तरीके के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं सर? एक क्वेश्चन तो जो है आपके पास आता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो पिरामिड नंबर सिस्टम आपके पास बनता है, वो कैसा बनता है? अपवर्ड ट्रायंगल ही बनता है। सिमिलरली अगर मैं मराइन इकोसिस्टम देखूं, तो वहां पर भी जो पिरामिड ऑफ नंबर्स बनेगा वो आपके पास कैसा बनता है? अपवर्ड ही जो है वो बनता है। डन सभी को? वो भी आपके पास कैसा बनता है? अपवर्ड ही जो है वो बनता है। बट यहाँ पर ना फिर से एक थोड़ा सा कैच है, एक थोड़ा सा जो है वो कैच है। कई बार क्या करता है, क्वेश्चन घुमा के दिया जाता है। ये तो हुआ, हम ओवरऑल ग्रासेस की बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल कितने प्लांट, कितना वेजिटेशन अवेलेबल है, हम उसकी जो है वो बात कर रहे हैं। यस, इसकी पूरी बात चल रही है। बट अगर हम किसी भी एक पे एक एक ट्री को लेकर के बैठ जाओ आप, अब उस एक ट्री के इकोसिस्टम को जो आप देखो कि वहां पर जो है वो चीजें आपके पास किस तरीके से चल रही है। एक ट्री को कौन कौन खा रहा है? ट्री तो एक है, बट उसके ऊपर जो पैरासाइट्स हैं, उसके ऊपर जो कोई वेजिटेशन जिसका चल रहा है, वो हमेशा नंबर में कैसे होंगे? उससे ज्यादा ही देखने को मिलेंगे आपको। यस और नो? भाई एक बहुत ही सिंपल सी चीज देखिए, अगर मैं एक ट्री के इकोसिस्टम को समझाऊं, यस, ये आपके पास है एक ट्री। ट्री की क्वांटिटी कितनी हो गई? वन सर, एक ट्री है आपके पास। इस ट्री को कितने हर्बीवोर्स जो है वो खाएंगे? क्या वो एक ही हर्बीवोर इसको खाएगा? यस। क्या एक ही हर्बीवोर इसको खाएगा? नहीं सर। ये हर्बीवोर्स कैसे होंगे? इस ट्री से तो ज्यादा ही जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जब हर्बीवोर की डेथ होगी, या हर्बीवोर के ऊपर जो पैरासाइट्स आपके पास यहाँ पे होते हैं, पैरासाइट्स को अगर आप देखते हो, तो वो पैरासाइट्स हर्बीवोर से ज्यादा होंगे, कम होंगे? यस। वो पैरासाइट्स कैसे होंगे? वो हर्बीवोर से भी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखो, एक ट्री के ऊपर बहुत सारे हर्बीवोर्स, और हर एक हर्बीवोर के ऊपर बहुत सारे पैरासाइट्स। तो वो जो जय अग्निहोत्री का वो चलता है ना, तीन वाला सिस्टम, वो तीन वाला सिस्टम जो है यहाँ पे लागू हो जाता है। क्योंकि एक ट्री को तीन हर्बीवोर ने खाया, फिर हर एक हर्बीवोर के ऊपर तीन तीन पैरासाइट्स हैं। अब पैरासाइट के ऊपर भी पैरासाइट होता है आपके पास, हाइपर पैरासाइट उसको बोलते हैं, है ना? हर एक पैरासाइट के ऊपर भी आपको पैरासाइट देखने को मिल जाते हैं, कि उनके ऊपर भी डिपेंडेंसी है। उनको क्या बोलते हैं? हाइपर पैरासाइट। हाइपर पैरासाइट देखने को मिलता है। ये भी कैसे होंगे? ये और भी ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। तो ये ट्राइंगल अगर मैं बनाऊं तो कैसा बनेगा सर? ये ट्राइंगल आपके पास बनेगा कुछ ऐसा। डन, सब लोग बना लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सर सबसे पहले जो है, आपके पास यहाँ पर एक पेड़ जो है वो बैठा है, वन ट्री। इस वन ट्री के ऊपर बहुत सारे हर्बीवोर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इन हर्बीवोर को कौन खाएगा? पैरासाइट्स। और इन पैरासाइट्स के ऊपर भी डिपेंडेंसी किसकी होती है? हाइपर पैरासाइट की। डन। तो ये ट्राइंगल कैसा बना है? ये ट्राइंगल बना है आपके पास इन्वर्टेड ट्राइंगल। डन। ये ट्राइंगल आपके पास कैसा बन गया? इन्वर्टेड ट्राइंगल जो है वो आपके पास बन जाता है। तो अगर मैं नंबर्स में देखूं, तो अगर मैं सिंपल एक ट्री के ऊपर बनने वाले इकोसिस्टम को देखता हूं, तो उसका ट्राइंगल कैसा मिलता है? डाउनवर्ड ट्राइंगल जो है वो आपको देखने को मिलता है। ट्री हो जाएगा, ट्री के ऊपर आपके पास हो जाएंगे हर्बीवोर्स, हर्बीवोर के ऊपर पैरासाइट, एंड पैरासाइट के ऊपर हाइपर पैरासाइट। क्लियर सभी को यहाँ पर? यस। सर क्या हमेशा ऐसा ही चलेगा? हमेशा नहीं चलेगा ऐसा। एक और एग्जांपल देख लो। सर आपके पास एक ट्री है, ठीक है? ट्री कितना है? वन ट्री। इस ट्री के ऊपर जो है, मान लो आपके पास हर्बीवोर जो है वो है, तो हर्बीवोर जो है इसको खा लेंगे। अब हर्बीवोर को मान लो किसी कार्निवोर ने जो है वो आकर के खा लिया। अब कार्निवोर्स का नंबर हर्बीवोर से हमेशा कैसे होता है? कम होता है। डन। क्योंकि अगर कार्निवोर ज्यादा हो गए तो वो हर्बीवोर को साफ कर देंगे, और अगर हर्बीवोर सारे के सारे साफ हो गए, तो उसके बाद ट्री से जो है वापस कार्निवोर तक एनर्जी आपके पास कैसे आएगी? डन। अनस्टेबल हो गया ना सिस्टम। तो इसलिए हमेशा कार्निवोर कैसे होंगे?
हर्बीवोर से आपको हमेशा कम जो है वो देखने को मिलेंगे। क्लियर, समझ आ रहा है ये? तो इस वजह से सर ये शेप कैसा बनेगा, ये शेप देखो ऐसे बनेगा कि सर एक लेवल हमको मिला जहां पर क्या है, एक ट्री, ये एक ट्री के इकोसिस्टम की बात है, एक ट्री की बात कर रहा हूं मैं, एक ट्री देखने को मिला। इस एक ट्री के ऊपर बहुत सारे हर्बीवोर्स जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं, बट हर्बीवोर से वापस कम जो है वापस आपको कार्निवोर जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी ऊपर कार्निवोर के भी लेवल्स अगर चलते जाएंगे तो वो हमेशा चलेंगे कैसे, कम ही चलेंगे, है ना। कार्निवोर में टी वन टी अगर टी3 लेवल मुझे देखने को मिल रहा है, टी4 टी5 मिलेगा, तो उससे कैसा मिलेगा, कम ही जो है आपको लेवल मिलेगा। इसको बोला जाता है स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप। तो ट्री के ऊपर जो इकोसिस्टम का नंबर का पिरामिड आपके पास बनता है, वो पिरामिड आपके पास कई बार ऐसा भी बन जाता है, स्पिंडल शेप का पिरामिड। डन। ये कैसा होगा, अगेन सर वन ट्री, उसके ऊपर हर्बीवोर, एंड हर्बीवोर के ऊपर जो है वापस कार्निवोर। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में नंबर का पिरामिड कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, अपवर्ड ट्रायंगल। मराइन इकोसिस्टम में नंबर का पिरामिड कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, अपवर्ड ट्रायंगल। ये पूरी टेबल बना सकते हो आप चाहो तो। उसके बाद अगर एक ट्री के ऊपर पैरासाइट्स वाला अगर ट्रायंगल बनाना है, पैरासाइट वर्ड आपको दिख जाएगा, पैरासाइट वाला ट्रायंगल अगर आपको बनाना है नंबर का, वो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड ट्रायंगल। ठीक है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड ट्रायंगल बनेगा। एंड अगर आपसे पूछा जाए एक ट्री एंड कार्निवोर हर्बीवोर वाला अगर अगर आपको देखना है, तो उसमें नंबर का पिरामिड कैसा बनेगा, तो स्पिंडल शेप आता है उसका आंसर। क्या आंसर आएगा उसका, स्पिंडल शेप आंसर। या आप पूरी की पूरी एक वो बना सकते हो, ये क्या कहते हैं, जो एक टेबल बना लेना। डन। डन। चलो, अब नेक्स्ट आपके पास आता है, ये तो होता है पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात, नेक्स्ट आपके पास आता है बायोमास की बात। जब बायोमास की बात होता है ना, तो एक वेइंग मशीन ले लो अपने पास। बायोमास के पिरामिड को समझते हैं ऐसे ही है, एक वेइंग मशीन लो, और एक वेइंग मशीन के ऊपर जो T1 T2 और T3 के लेवल्स हैं, उन सबका वेट रख लो। ठीक है, कि इस पूरे लेवल का वेट जो है मेरे पास यहाँ पे कितना होगा। तो समझते हैं इसको। ये हो गया मेरे पास एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ पर जो है या इसको यहाँ से मत समझो, इसको सिंपल ऐसे समझो कि सर ग्रास है, ग्रास को जो है वो ग्रास ऊपर खा लेंगे, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, और स्नेक को जो है वो ईगल खाएगी। अब ना एक वेइंग मशीन लेकर के बैठ जाओ, ये वेइंग मशीन है, यहाँ पर जो है वो वेट, या ऐसी वाली में अगर मजा ना आए तो ये वाली मशीन ले लेना, कि सर ना तराजू में हम ना कुछ इस तरीके से तोलेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ, सबसे ज्यादा वेट इस अर्थ के ऊपर आपको किसका देखने को मिलेगा, सबको एक साथ रख देना है। मतलब अगर मैं ग्रास की बात कर रहा हूँ, तो अर्थ के ऊपर जितनी भी ग्रास है उस सबको ले लो, और उसको जो है वो वेट कर लो। उसके बाद ग्रास ऊपर की बात है, तो जितने भी अर्थ के ऊपर ग्रास ऊपर है सबको ले लो और उनका वेट जो है वो कैलकुलेट कर लो। जितने भी फ्रॉक्स हैं उनका वेट ले लो और कैलकुलेट कर लो। सबसे ज्यादा वेट जो है वो किसका आएगा। यस, सबसे ज्यादा वेट किसका आएगा, ग्रास। क्योंकि नंबर ऑफ इकोसिस्टम हम देख रहे हैं ना, नंबर हमेशा उसका ज्यादा रहेगा। उसके बाद ग्रास ऊपर का, उसके बाद फ्रॉक का, उसके बाद स्नेक का, उसके बाद ईगल का। डन। तो आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर मैं बायोमास के इकोसिस्टम की बायोमास के पिरामिड की अगर बात करूं, तो वो पिरामिड भी आपको कैसा मिलता है, अपवर्ड ट्रायंगल ही देखने को मिलेगा। यस, वो भी कैसा मिलेगा, अपवर्ड ट्रायंगल ही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर हम बायोमास के पिरामिड की बात करें, वो भी आपको कैसा देखने को मिलेगा, अपवर्ड पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास, अपवर्ड। कहां पर, यस, टेरेस्ट्रियल में। यस, सर मेरा ना वेट ना 80 किलोग्राम था। हाँ, फिर क्या हुआ, एक दिन ना मैंने वेइंग मशीन उठाई, और वेइंग मशीन उठा करके स्विमिंग पूल में कूद गया। जैसे ही वहां पे मेरे को किसी ने कहा था कि पतला होके दिखाओ, है ना, अपना वेट जो है वो कम करके दिखाओ, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैं 1 मिनट में अपना वेट पूरा कम कर सकता हूँ। बोला 1 मिनट में, मैंने कहा 1 मिनट तो बहुत ज्यादा है, मैं 1 सेकंड में अपना वेट 10 किलो तक जो है वो कम कर सकता हूँ। बोले यार ये कौन सी तरकीब है, मैंने कहा है तरकीब है। बोले कैसा, मैंने कहा देखो, तो हमने जो है वो जमीन के ऊपर टेरेस्ट्रियल में लैंड के ऊपर वेइंग मशीन रखी, और उसके ऊपर मैं खड़ा हुआ, 80 किलो जो है वो वेट आ गया।
फिर क्या हुआ सर? बोला 1 मिनट में वेट कम करके दिखाओ। मैंने कहा अभी देखते रहना। वो वेइंग मशीन ली और सीधा पानी में कूद गया मैं, और पानी में जाके वेट कम किया, वेट देखा, पानी में वेट क्या हुआ, 10 किलो कम आ गया। यस। क्यों ऐसा समझते हैं ना? पानी में हम हमेशा कैसे होते हैं? हल्के हो जाते हैं। पानी में हम हमेशा हल्के हो जाते हैं। डन। ये चीज होती है। प्लस एक चीज देखो, पानी में जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है वो उतना ही ज्यादा हल्का होगा कि कैसा होगा? यस। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, आपका मास तो पूरा ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आपका मास तो भाई, अगर आप एक बिल्कुल गोल गोल चीज आप उठाओगे पानी में डालोगे तो वो नीचे चली जाएगी। बट अगर आपने बिल्कुल अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो वो क्या है, वो ऊपर तैर जाती है आपके पास। डन। ये चीज है। तो अब एक बार मराइन में नंबर वाला वही वापस फूड चेन लो, और एक बार वेट करके देखो किसका वेट सबसे ज्यादा मिलेगा। एक वेल का वेट ज्यादा देखने को मिलेगा, या आपको फाइटोप्लैंक्टन का वेट जो है ज्यादा देखने को मिलेगा? यस। और वेल्स में भी फिर सारी वेल्स को ले लेना है, फिशेस में सारी फिशेस को ले लेना है, डाइटम्स में सारे डाइटम्स को ले लेना है। तो उसमें एक बार सोच के बताओ कि अगर हम उसमें बायोमास को अगर देखें तो बायोमास में उसका पिरामिड जो है वो कैसा आएगा? ऑब्वियसली अगर मैं सारी वेल्स को ले लूं और उनका अगर वेट देखूंगा तो फाइटोप्लैंक्टन के जू प्लैंक्टन के कंपैरिजन में कैसा आएगा? ज्यादा आएगा। यस। तो इस वजह से जो मराइन इकोसिस्टम होता है, मराइन इकोसिस्टम में जो बायोमास का ट्रायंगल आपके पास बनता है वो कैसा बनता है? इन्वर्टेड ट्रायंगल बनता है। आपके ट्रायंगल से सारे क्वेश्चन है ना? अगर आपके पास क्वेश्चन पूछ लिया जाए नंबर का इकोसिस्टम बताना है टेरेस्ट्रियल में, कैसा है? अपवर्ड ट्रायंगल। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए नंबर का पिरामिड बताना है मराइन में, वो भी कैसा है? अपवर्ड है। अगर आपसे पूछ ले नंबर का सिस्टम बताना है, ट्री है और पैरासाइट है, तो कैसा होगा? इन्वर्टेड ट्रायंगल होगा। अगर आपसे पूछ ले नंबर का पिरामिड बताना है, ट्री है, हर्बीवोर है एंड कार्निवोर है, कैसा होगा? स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप। अगर आपसे पूछ ले कि बायोमास का पिरामिड है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, कैसा होगा? अपवर्ड ट्रायंगल। अगर आपसे पूछ ले बायोमास का का पिरामिड बनाना है, कौन सा? मराइन इकोसिस्टम का, कैसा होगा? डाउनवर्ड ट्रायंगल। यस। डाउनवर्ड ट्रायंगल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है एनर्जी। अब देखो एनर्जी के फ्लो को जो है आपको समझना है कि एनर्जी का पिरामिड जो है आपके पास, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? अभी तक जितना पढ़ा सभी को क्लियर? डन। चलिए नेक्स्ट देखो एनर्जी के फ्लो को। तो एनर्जी के फ्लो को जब हमने देखा ना कि सर एनर्जी का फ्लो कैसे होगा, तो देखो एनर्जी के फ्लो को समझो कैसे होगा कि सर सन है, सन से जो है आपके पास एनर्जी आती है। इस एनर्जी को जो है वो ग्रासेस क्या करती है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो कन्वर्ट कर देती है, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद इन ग्रास को ग्रास ऊपर खाएगा, तो ग्रास ऊपर को एनर्जी मिल गई। ग्रास ऊपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को एनर्जी मिल गई। फ्रॉग से स्नेक में एनर्जी जाएगी और स्नेक से जो है वो ईगल में आपके पास एनर्जी जो है वो चली जाती है। बट क्या इनको सेम लेवल ऑफ एनर्जी मिलती है? नहीं। क्या इनको सेम लेवल ऑफ एनर्जी मिलती है? नहीं। इनको सेम लेवल ऑफ एनर्जी नहीं मिलती, इनको हमेशा एनर्जी कैसी मिलेगी? रिड्यूस्ड एनर्जी जो है आपके पास यहाँ पे चली जाती है। क्लियर? रिड्यूस एनर्जी जो है आपको यहाँ पे हमेशा मिलती है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में अगर हम लोग देखते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल की तरफ जाते हैं तो आपको जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी हमेशा कैसी होती है? रिड्यूस एनर्जी। और इसके दो कारण होता है। पहला रीजन जो है आपके पास, दो रीजन है इसके पीछे। पहला रीजन जो है वो आपके पास है कि एक अमाउंट ऑफ एनर्जी वो हमेशा लॉस हो जाती है फॉर रिप्रोडक्शन, सॉरी रेस्पिरेशन। ठीक है, एक तो रेस्पिरेशन में आपकी एनर्जी चली जाएगी, और एक जो आपने खाया है उसको पचाने में भी तो एनर्जी जाती है, तो मेटाबॉलिज्म में। डन। तो आपके पास हमेशा हर लेवल के ऊपर आपको एक एनर्जी लॉस देखने को मिलेगा, किसकी फॉर्म में? रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म की फॉर्म में आपको एनर्जी लॉस देखने को मिलता है। एंड दूसरा आपको देखने को मिलता है वो होता है हर ट्रांसफर के अंदर एनर्जी लॉस जो है आपके पास होगा, है ना? हर ट्रांसफर के अंदर कि हर ट्रॉपिक लेवल से जिस तरीके से आप ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे ट्रांसफर हो रहा है, हंटिंग होगी, गैदरिंग होगी, है ना? हंटिंग होगी आपके पास, या एक नॉर्मल ईटिंग प्रोसेस चल रहा है, जैसे भी आप कर रहे हो उसमें भी आपका एनर्जी लॉस जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। तो
इस तरीके से आपको हमेशा एनर्जी लॉस जो है वो देखने को मिलेगा। एंड दैट्स वाई अगर हम लोग बोल रहे हैं एनर्जी को, तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको हमेशा कहाँ पे देखने को मिलेगी? यस, भाई जो डायरेक्ट एनर्जी आपके पास आई है वो आपके पास फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्रासेस में आ गई, ग्रासेस से कुछ एनर्जी लॉस होगी एंड ग्रास ऊपर से मिलेगी आपको, ग्रास ऊपर से वापस लॉस होगी एंड वो आपको फ्रॉक्स में मिलेगी, फ्रॉक से भी वापस लॉस होगी और वो आपको स्नेक में मिलेगी, और स्नेक से भी लॉस होगी और वो आपके पास ईगल में जो है वो मिलेगी। तो इस वजह से जो एनर्जी का फ्लो आपके पास बनता है ये हमेशा कैसा बनता है? एक अपवर्ड ट्राइंगल ही जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर सभी को? यस। तो जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो या चाहे मराइन इकोसिस्टम हो, वो आपको हमेशा अपवर्ड ट्राइंगल ही जो है वो देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हर एक ट्रॉपिक लेवल के ऊपर एनर्जी आपके पास क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ ट्राइंगल ट्रॉपिकल लेवल के ऊपर तरफ आप जाओगे, आपको हमेशा एनर्जी लॉस जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर? डन? चलिए, अच्छा एक और क्वेश्चन आता है। अभी हम लोग जब बायो मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे ना, उसके बाद वहां पर जो है हम लोग उसको पढ़ते हैं, पर यहाँ पे भी एक बार लिख करके रख लेना ताकि आपके नोट्स है वो कंप्लीट हो, कि पिरामिड ऑफ बायो मैग्निफिकेशन, पिरामिड ऑफ बायो मैग्निफिकेशन, ये भी आपके पास कैसा बनता है? इन्वर्टेड ट्राइंगल बनता है, इन्वर्टेड ट्राइंगल, पिरामिड ऑफ बायो मैग्निफिकेशन, इन्वर्टेड ट्राइंगल बनेगा हमेशा। पिरामिड ऑफ बायो मैग्निफिकेशन ये कैसा बनेगा? इन्वर्टेड ट्राइंगल बनता है। ये कैसे बनता है अभी हम जब बायो मैग्निफिकेशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, जिसने भी अगर थोड़ा बहुत अगर इकोलॉजी पढ़ रखा है तो उसको पता होता है कि बायो मैग्निफिकेशन क्या है, बायो एक्यूमुलेशन क्या है। तो खैर नोट्स को भी एक जगह आपके नोट्स कंप्लीट हो रहा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखवा दिया कि पिरामिड ऑफ बायो मैग्निफिकेशन कैसा होगा? इन्वर्टेड ट्राइंगल जो है वो बनता है। डन? अब समझते हैं आगे चीज क्या होती है। तो हमको समझना है नेक्स्ट इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, कि सर ना ये इकोलॉजिकल एफिशिएंसी जो है वो क्या होती है? इकोलॉजिकल एफिशिएंसी समझते हैं। जस्ट वन सेकेंड। तो क्या हो ना, इकोलॉजिकल, मैंने सबसे पहले ना एक को फोन किया। सर किसको फोन किया? मैंने फोन किया लिनमैन को। लिनमैन को मैंने फोन किया, मैंने कहा लिनमैन ये इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या है, समझाओ। तो लिनमैन बोला कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी होती है कि एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में कितनी एनर्जी आपकी ट्रांसफर हो पा रही है, उसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। कि आपका एफिशिएंट कितना है, एक जगह से दूसरी जगह में आप कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर पा रहे हो, हाउ मच एफिशिएंट योर सिस्टम इज, उसे हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। क्लियर सभी को? क्या होगा? एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कितनी एनर्जी जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे? इकोलॉजिकल एफिशिएंसी बोलते हैं। तो मैंने लिनमैन से पूछा, मैंने कहा इकोलॉजिकल एफिशिएंसी की डेफिनेशन तो बता दी, बट ये तो बताओ कितनी एनर्जी जाएगी, कितनी एनर्जी जाएगी। बोला सुनोगे ना तो होश तुम्हारे उड़ जाएंगे। मैंने कहा क्यों? बोले पूरी एनर्जी का सिर्फ 10% ही जो है वो आपके पास क्या होता है? ऊपर जाता है। ओनली 10% ऑफ द एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड, सिर्फ 10% ही। मैंने कहा भाई सिर्फ 10% ही, मेरे को एक और रूल बताओ। मैंने एक और रूल बचपन में पढ़ रखा है। बोले कौन सा? मैंने कहा एनर्जी इज नाइदर कन्वर्टेड, सॉरी, नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये तो कर ही नहीं सकते। तो वो एनर्जी गई कहाँ पे? बोले वो यूटिलाइज हो जाती है। यस और नो? वो कन्वर्ट हो जाती है। कैसे? रेस्पिरेशन से, मेटाबॉलिज्म से। उसमें आपकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, और जो थोड़ी बहुत बच जाती है वो कैसे हो जाती है? वो आपकी ट्रांसफर हो जाती है। यानी अगर हम लोग एक ट्रॉपिक लेवल देखते हैं, यस, हमने एक एक ट्रॉपिक लेवल जो है वो देखा, एक ट्रॉपिक लेवल के ऊपर आपके पास एक एनर्जी मिलती है ग्रासेस को। ग्रासेस को जितनी एनर्जी मिली उनका सिर्फ 10% ही किसके पास जाएगा? ग्रास होपर के पास। ग्रॉस हॉपर को जितनी एनर्जी मिली उसका भी सिर्फ 10% ही आपके फ्रॉक के पास जाएगा। फ्रॉक को जितनी एनर्जी मिली उसका भी सिर्फ 10% ही आपके स्नेक के पास जाएगा। और स्नेक को जितनी एनर्जी मिली उसका भी सिर्फ 10% ही आपके पास जो है ईगल के पास जो है वो जाता है। यानी एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में कितनी ट्रांसफर होती है? सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही आपको ट्रांसफर करने जो है वो मिलती है। बाकी सारी एनर्जी रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म में जो है आपके जो है यूज आ जाती है।
क्लियर सभी को यहाँ तक? यस, चलो लिखिए जल्दी से। जस्ट गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा नॉइस आ रहा है, मैं उसको एक गेट बंद करके आता हूँ। यस, डन। एम आई ऑडिबल, विजिबल? चलिए, तो ये होती है आपके पास इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। डन। अब नेक्स्ट समझते हैं, दो वर्ड्स आपको बड़े परेशान करते हैं। कौन कौन से सर? एक तो होता है बायो अक्यूमुलेशन, और एक होता है बायो मैग्निफिकेशन। और इतना परेशान करते, इतना परेशान करते हैं ना कि इनके बारे में ना ऐसे ही लिखा हुआ ही आ जाता है पूरा कि सर बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन इंक्रीजिंगली कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम है ये। अब ये क्या होता है बेसिकली कि हम लोग क्या करते हैं, पॉल्यूटेंट्स को खा लेते हैं। भाई हमने क्या देखा है, इसको बहुत ही सिंपल से जगह समझना कि सर हमने देखा है कि प्लांट को हर्बीवोर ने खाया, हर्बीवोर को कार्निवोर ने खाया। हमने देखा है सर कि यस, ग्रास है, ग्रास को ग्रास होपर ने खाया, फ्रॉग ने खाया, स्नेक ने खाया, ईगल ने खाया। अब मान लो ग्रास होपर ने जो है वो ग्रासेस के अंदर जो है आपने क्या करा, कोई केमिकल का जो है वो छिड़काव कर दिया था। ठीक है, आपने कोई केमिकल जो है वो छिड़क दिया ग्रासेस के ऊपर। अब जब ग्रास के ऊपर आपने केमिकल छिड़क दिया तो वो केमिकल अब वापस क्या सिर्फ ग्रासेस के ऊपर रहेगा? नहीं सर, वो केमिकल ग्रास ऊपर को भी मिल जाएगा। डन। ग्रास ऊपर को भी वो मिल जाएगा। उसके बाद क्या वो केमिकल सिर्फ ग्रास ऊपर के पास रहेगा? नहीं सर, जब फ्रॉग उस ग्रास ऊपर को खाएगा तो वो केमिकल फ्रॉग में भी चला गया, वो केमिकल ऐसे ही स्नेक में भी चला गया, वो केमिकल ऐसे ही आपके पास ईगल में भी जो है वो चला गया। तो जब कोई भी केमिकल आपके पास या कोई भी पॉल्यूटेंट आपके पास एक फूड चेन में एंटर कर जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायो अक्यूमुलेशन। क्लियर? बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन ये दोनों किससे रिलेटेड है? किसी भी पॉल्यूटेंट के या किसी भी केमिकल के आपके फूड चेन में एंटर कर जाने को हम लोग बोलते हैं बायो अक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। मतलब बेसिकली समझना ही है कि ये किससे रिलेटेड है, एक पॉल्यूटेंट के। अब ये डेफिनेशन अलग अलग है, इसको समझते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या क्या होगा। डन। पहली चीज समझ में आई कि इनमें होगा क्या, इनमें होगा एक फूड चेन के अंदर पॉल्यूटेंट का एंटर कर जाना या किसी केमिकल का आपके पास एंटर कर जाना। डन। अब देखो चीजों को जो है समझते हैं। तो यहाँ पर तो आपके पास क्या हो रहा है कि सर एक केमिकल है वो एक फूड चेन में एंटर कर गया कि ग्रास से केमिकल ग्रास ऊपर में आया, फ्रॉग में आया, स्नेक में आया और ईगल में जो है आपके पास यहाँ पे आ गया। ये तो क्या हुआ? ये तो हुआ सर बायो अक्यूमुलेशन। अब देखो मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं। क्या हुआ आपके पास कि सर एक जो है वो टाइगर है। ठीक है, टाइगर कितना है? एक टाइगर की मैं बात करता हूँ। अब यहाँ पर जो है बहुत सारी ग्रासेस हैं, है ना। इस पूरी घास घास के ऊपर ना आपने जो है वो केमिकल छिड़क दिया। इस घास को जो है वो एक डियर ने आके खाया, डियर नंबर 2 ने भी आके खाया, फिर एक रैबिट ने भी आकर के खा लिया, फिर मान लो किसी फ्रॉग ने भी जो है वो आकर के खा लिया। डन। तो इन सभी के अंदर अब वो केमिकल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, फूड चेन में एंटर कर गया। क्या हो रहा है आपके पास? बायो अक्यूमुलेशन जो है वो आपके पास हो रहा है। बायो अक्यूमुलेशन जो है आपके पास हो रहा है। फिर क्या हुआ सर? इस डियर को इस टाइगर ने, पहले तो एक चेन को अगर मैं समझूं तो डियर को टाइगर ने खाया तो टाइगर के अंदर भी केमिकल आ गया, टाइगर के अंदर भी आपके पास केमिकल आ गया। तो टाइगर के अंदर कितना केमिकल आएगा सर? मान लो अगर इसने 100, यहाँ पे 100 था तो यहाँ पे अगर 1 गया तो वो 1 यहाँ पे भी आया। डन। या 1 का मान लो हाफ जो है वो यहाँ पे आ गया होगा। फिर क्या हुआ? फिर टाइगर को दूसरे दिन भूख लगी, उसने इस डियर को भी खा लिया, इसका भी हाफ आ गया। फिर टाइगर को भूख लगी, बोला आज डियर नहीं खाएंगे, आज रैबिट को खाएंगे, इसको भी खा लिया, इसका भी हाफ आ गया। फिर फ्रॉग को जो है वो मान लो, फ्रॉग को कैट ने खा लिया था, कैट को डॉग ने खा लिया था, और किसी दिन टाइगर का मन आया कि आज तो जो है हम कुत्ते का शिकार करेंगे, तो उसने उस डॉग को भी खा लिया। डन। तो इसका भी जो है हाफ या 1/4 जितना भी आना था। तो इन टोटल अगर मैं एक टाइगर में अगर देखूं तो उसके अंदर आपको कितना केमिकल मिलेगा? यस, कितना? क्योंकि नंबर का केमिकल हम लोग देखते हैं ना, जब हम नंबर का पिरामिड देखते हैं तो ऊपर जाते हुए नंबर कम हो रहे हैं, बट नंबर तो कम हो रहे हैं मगर जो जितनी स्पीसीज है अब वो उतना उस केमिकल का कंजप्शन भी क्या कर लेगी?
एक स्पीशीज उसका कंजप्शन ज्यादा कर लेगी। डन। एक स्पीशीज के पास उसका कंजप्शन जो है आपके पास क्या बन जाता है, ज्यादा बन जाता है। यानी इन टोटल आपके पास क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। डन। बायो अक्यूमुलेशन क्या है, कि एक फूड चेन में आपके पॉल्यूटेंट को एंटर करना, उसको हम लोग बोलते हैं बायो अक्यूमुलेशन। बट जब वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज में आप देखते हो कि ज्यादा चली जा रही है, कैसे, कि वो स्पीसीज फूड वेब के अकॉर्डिंगली इसको भी खा रहा है, 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 तो सबके थ्रू पॉल्यूटेंट उसमें चला जा रहा है, तो वो क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। फिर से समझो एक बार फिर से जो है वो समझ लो आप लोग इसको। मराइन इकोसिस्टम में चलते हैं। मान लो आपके पास फाइटोप्लैंक्टन है, या इसको जो है वो ऐसा समझो कि सर क्या हुआ, यहाँ पर जो है हमने पानी लगा रखा था, बिल्कुल अच्छा पानी का जो है सिस्टम चल रहा है आपके पास। यस। फिर क्या हुआ सर, यहाँ पे जो हमने एक फैक्ट्री लगा दी, फैक्ट्री का जो वेस्ट है हमने पानी में डाल दिया, फैक्ट्री का वेस्ट पानी में आ गया। यहाँ से क्या होगा, पानी के अंदर केमिकल्स मिल गए। अब वो केमिकल आपके पास क्या होंगे, फाइटोप्लैंक्टन में जो है वो मिल जाएंगे। फाइटोप्लैंक्टन से ये किसके पास जाएगा, ये आपके पास जाएगा जू प्लैंक्टन में। जू प्लैंक्टन से ये फिशेस में गया। अब मान लो यहाँ पर जो है एक बड़ी सी वेल जो है वो इंतजार कर रही है सबका, कभी इस फिश को खाऊंगी, 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 कभी इस फिश को खाऊंगी। इसका भी पॉल्यूटेंट इसमें गया, 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 इसका भी पॉल्यूटेंट इसमें गया। यस। तो इस एक वेल के पास पॉल्यूशन कितना हो गया, कितना पॉल्यूटेंट हो गया, बहुत ज्यादा। यस। ये आपके पास क्या हो गया, बायो मैग्निफिकेशन। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो डायग्राम देखो, डायरेक्टली डायग्राम देखिए। यस। कैसे, ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थी, वाटर में पॉल्यूशन आया, वाटर में पॉल्यूशन से एम्फो ये क्या है, ये एम्फीफोरिया ने जो है इन्होंने बहुत ज्यादा खाया। फिर इसको एक फिश ने जो है खाया, इसके अंदर बहुत सारा पॉल्यूशन आपको देखने को मिला। इनके सब में थोड़ा थोड़ा था, पर क्योंकि इसने तीन खा लिए एक साथ ही, है ना, इसने तीनों ही जो है एक साथ खा लिया, और ये इस आदमी को जो है अपने आदमी ने खा लिया। डन। तो ये क्या है आपके पास, बायो मैग्निफिकेशन जो है आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। डन सभी को। फिर से आप देखोगे, वॉल्केनो है, कोल प्लांट है, यहाँ मरकरी, मरकरी एक बहुत बड़ा आपके पास क्या है, मरकरी की वजह से बीमारियां वगैरह आपके पास हो रही है, तो इसके भी लेवल को समझना है कि सर मरकरी थी, माइंस के थ्रू भी, इन सभी के थ्रू आपके पास मरकरी और ये सब ना, ये मिथाइल मरकरी जो है आपके पास पानी में आ गया। फिर क्या हुआ, इसको इस फिश ने खा लिया, इस फिश को इस केन ने खा लिया, और ये शार्क इंतजार कर रही थी क्या, हो तुम सबको मैं ही खा लूंगी। डन। तो इसके अंदर टोटल पॉल्यूशन कितना पॉल्यूटेंट कितने बन जाएंगे, बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि नंबर अगर कम है तो नंबर को सबको सफाया तो यही कर रही है ना सबका, इन सब का सफाया तो यही कर रही है। डन। यस। तो इस वजह से इनके अंदर जो है आपके पास पॉल्यूटेंट बहुत ज्यादा बन जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन जो है हम लोग बोलते हैं। डन। यहाँ पे एक बार फिर से समझ लो, बायो मैग्निफिकेशन, टॉक्सिक सब्सटेंसेस बिकम इंक्रीजिंगली कॉन्सेंट्रेटेड विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज दे मूव अप स्टेप बाय स्टेप इन फूड चेन। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, बायो मैग्निफिकेशन जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। क्लियर यहाँ तक सभी को? तो बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है आपके पास यहाँ पे देखने को मिलती है। पॉल्यूटेंट्स जो है आपके पास फूड चेन में जो है वो एंटर कर जाते हैं, और फूड चेन में एंटर करके आपके पास क्या है, आगे की जो है पूरी की पूरी जो स्पीसीज है उसका सफाया जो है वो होता जा रहा है। डन। डन सभी को? तो इसलिए ये चीज आपके पास होती है बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। तो अब इस बायो मैग्निफिकेशन का आप ट्राइंगल देखो कैसा बनेगा। भाई ऑब्वियसली अगर हम लोग एक एक नंबर को जो है वो देखते जाएं, तो एक ग्रास में एक केमिकल होगा। डन। अगर ग्रास होपर्स खाएंगे तो ऐसी बहुत सारी ग्रासेस को खा लेंगे, ग्रास होपर एक ग्रास को थोड़ी ना खाएगा, ग्रास होपर जो है एक ग्रास थोड़ी ना खाएगा, ग्रास होपर बहुत सारी ग्रासेस को खाएगा ऐसी। तो इन टोटल अगर मैं एक ग्रास होपर को देखता हूं, तो उसमें ये केमिकल ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भली एक ग्रास के पूरे एक ही हो, मगर उसने 10 ग्रास खा ली तो उसके अंदर 10 केमिकल मिल जाएंगे। क्या एक फ्रॉग सिर्फ एक ग्रास होपर को खाएगा? नहीं। एक फ्रॉग मान लो 10 ग्रासहोपर को खाता है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा आपके पास। डन। और क्या एक स्नेक एक फ्रॉग को ही खाएगा? नहीं सर, ये भी 10 फ्रॉग को खाएगा।
तो यहाँ पर भी क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये है बायो मैग्निफिकेशन, कि एक ग्रास के ऊपर एक ही था पॉल्यूटेंट, बट क्योंकि ग्रास ऊपर ने बहुत सारी ग्रासेस खाई तो उसके पास ज्यादा पॉल्यूटेंट आ गया। फ्रॉग ने बहुत सारे ग्रास ऊपर खा लिए तो उसके पास भी अक्यूमुलेट हुई, बहुत सारा आ गया। एंड स्नेक ने भी बहुत सारे फ्रॉग्स खा लिए तो उसके पास भी बहुत सारा। इसलिए बायो मैग्निफिकेशन का जब हम देखते हैं पिरामिड, वो आपके पास कैसा बनता है, इन्वर्टेड पिरामिड बनता है। डन। तो पिरामिड ऑफ बायो मैग्निफिकेशन कैसा बनेगा आपके पास, इन्वर्टेड पिरामिड जो है वो बनता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हमने देखे, जितने आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे हम लोगों ने देखे। डन सभी को? यस। तो इसका एग्जाम्पल आपको पॉल्यूटेंट्स जो है वो ध्यान रखने हैं। देखो, एक तो मरकरी के बारे में आपसे बात कर लें, पीसीबी के बारे में आपसे बात कर लें, यस आपके पास डीडीटी के बारे में आपसे बात कर लें। तो इन सब के पिरामिड्स आपके पास कैसे बनेंगे, ये सब बायो मैग्निफिकेशन करते हैं, और बायो मैग्निफिकेशन की वजह से इनका पिरामिड कैसा बनेगा, इन्वर्टेड ट्राइंगल। डन। डन। अब चीज देखो, अगर कोई पॉल्यूटेंट है आपके पास, अगर कोई पॉल्यूटेंट आपके पास है, वो पॉल्यूटेंट वाटर में गया, है ना, और वाटर में जाके सॉल्व हो गया, वो सॉल्युएबल है, तो क्या वो बायो मैग्निफिकेशन में इतना पार्टिसिपेट कर पाएगा क्या? नहीं, नहीं कर पाएगा। भाई अगर मान लो कोई फिश ने उस पॉल्यूटेंट को खा भी लिया और वाटर सॉल्युबल है, तो वो तो वेस्ट में वापस निकाल देगी उसको। पानी से आया था, पानी में वापस चला गया। तो वो कभी भी आपके पास बायो मैग्निफिकेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बट वहीं पे वो पॉल्यूटेंट है, वो कहता है कि मैं वाटर में तो सॉल्युबल नहीं हूँ, बट मैं फैट में मिल जाता हूँ, फैट में सॉल्युबल है। अब जब फैट में सॉल्युबल हो गया तो वो तो आपकी बॉडी में बैठ गया करके, क्या वो वेस्ट के थ्रू निकल पाएगा? नहीं निकलेगा सर। उसको तो कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, है ना, जिम में जाके फैट बर्न करना पड़ेगा। तो जो पॉल्यूटेंट आपके पास फैट सॉल्युबल होते हैं एंड वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, वही पॉल्यूटेंट आपके पास बायो मैग्निफिकेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे हर एक पॉल्यूटेंट आपके पास यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना। कौन से पॉल्यूटेंट आपके पास पार्टिसिपेट करेंगे, जो वाटर सॉल्युबल नहीं है एंड फैट सॉल्युबल है। यस। अच्छा, पीसीबी का नाम याद नहीं है, पीसीबी जो है आपके पास होती है पॉलीक्लोरी, ये क्या, हाँ पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल पॉल्यूटेंट है ये आपके पास एक। डन सभी को यहाँ तक? तो पॉल्यूटेंट्स भी कौन से होने चाहिए आपके पास, विच आर फैट सॉल्युबल, लिख लेना, फैट सॉल्युबल, नॉट वाटर सॉल्युबल। पॉल्यूटेंट्स भी कैसे होने चाहिए, फैट सॉल्युबल होने चाहिए, नॉट वाटर सॉल्युबल। डन सभी को? यस। तो यहाँ तक जो है हमारे पास होती है, हमने इकोलॉजी के पिरामिड्स देख लिए, नंबर देख लिया, फूड वेब को, फूड चेन को हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, उसको जो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो निपटा लेंगे। चलिए, तो मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लेता हूँ। एंड जहाँ तक है आज रात